एवरीवन वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे उनके विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों का जो शासनकाल है वह भारत में दो चरणों में पूर्ण हुआ है। पहला तो है कि कंपनी का शासन जो 1773 से और 1858 तक ईस्वी तक चला, और दूसरा है ताज का शासन, या हम कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया का शासन, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश का बिल्कुल सीधे शासन वह चला है 1858 से 1947 तक। तो इसी विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं और हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम तो देखते हैं कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय ब्रिटेन में हम कह सकते हैं कि ताज के प्रति या ब्रिटिश महारानी के लिए भारत के मामलों में जवाबदेह था, और ऐसे प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग हुए। इसके बाद जो इस अधिनियम की सेकंड विशेषता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी विशेषता है, कि इसने नियंत्रण एवं निदेशक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। मैंने आपको बताया था कि शुरू में कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसे इसी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आपको एक और यहां पर कंसेप्ट समझना है, नहीं तो ये शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे। वायसराय, सॉरी, सबसे पहले लिखते हैं भारत मंत्री, फिर लिखते हैं वायसराय, और उसके बाद आ जाता है आपका गवर्नर। तो देखिए, भारत मंत्री वह व्यक्ति था, जैसे ब्रिटेन की संसद में अनेक मंत्री थे, उनमें जो भारत संबंधी मामलों को देखता था, एक मंत्री जो भारत संबंधी मामलों को देखता था और उन्हीं मामलों के प्रति ब्रिटिश संसद में जवाबदेह था, उसे कहते हैं हम भारत मंत्री। फिर उसके बाद वायसराय आ जाते हैं। तो जो ब्रिटिश भारत, पूरे ब्रिटिश भारत का प्रमुख होता था, मतलब हम कह सकते हैं कि आज के, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो ऐसे जैसे वह ब्रिटिश, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रमुख होता था, उसे हम कहते थे वायसराय। और फिर उसके बाद जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो
भारत के जैसे अलग अलग ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे बंबई अलग ब्रिटिश प्रांत था, मद्रास अलग ब्रिटिश प्रांत था और कलकत्ता अलग ब्रिटिश प्रांत था। तो उन ब्रिटिश प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे हम गवर्नर कहते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रमुख होता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रिटिश भारत का वायसराय प्रमुख होता था। और जो राज्यों के, जैसे हमारे यहाँ जैसे अभी मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो उनके प्रमुख होते हैं मध्य प्रदेश के सीएम। तो उसी के जैसे मतलब ब्रिटिश जो प्रांत होते थे तो उनके प्रमुख को कहते थे हम गवर्नर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले इस अधिनियम की जो विशेषता थी कि सर्वप्रथम कानून बनाने की प्रक्रिया में, जैसे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनते थे, तो सर्वप्रथम कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब गवर्नर या वायसराय द्वारा भारतीय व्यक्तियों या भारतीय राजा या महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। तो ऐसे मतलब सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव को हम कह सकते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय नरेशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव को कानून बनाने के लिए आमंत्रित किया। फिर इसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता थी कि मैंने आपको बताया था कि मद्रास और जो बंबई थी उनसे कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई थी, परंतु इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई को कानून बनाने की शक्तियां पुनः प्रदान कर दी गई और शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। क्योंकि मतलब इसलिए किया गया क्योंकि कि मतलब अगर जब मद्रास और ये अलग अलग प्रेसिडेंटियां अपने लिए कानून बनाएंगी तो वह कानून अच्छा बनेगा और सभी के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए इन्हें मद्रास एवं बंबई को कानून बनाने की शक्तियां पुनः प्रदान करके और कानूनों का हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि ऊपर से कोई नियम धीरे धीरे और कानून विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियां पहले ऊपर से और फिर धीरे धीरे नीचे सभी को मिलती जाए, तो इसे कहते हैं हम विकेंद्रीकरण। इसके बाद जो इस अधिनियम की तीसरी विशेषता थी वो कि बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में विधान परिषदों, यहां पर लिख देता हूं, विधान परिषदों की स्थापना की गई। ये यहां पर याद रखना आप कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में
और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई। इसके बाद जो इस अधिनियम की चौथी विशेषता थी कि इसी के द्वारा, हम कह सकते हैं कि इसी के द्वारा वायसराय को बिना विधान परिषद के संतुति की, मतलब वह विधान परिषद की बिना अनुमति के और नियम या हम कहेंगे कानून अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती थी। मतलब वायसराय बिना हम कह सकते हैं कि विधान परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पर पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अधिनियम 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम की एक ही मुख्य विशेषता थी कि इस अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। कार्यों में वृद्धि कर दी गई, जैसे बजट पर बहस करना, बजट पर बहस करना, और जैसे बजट पर बहस करना। तो ये विधान परिषद के जो कार्य थे, पहले उनके कार्य बहुत ही ज्यादा सीमित थे, मतलब उन्हें ना के बराबर अधिकार प्रदान थे, लेकिन इसके द्वारा उनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई और अब वे बजट पर बहस कर सकते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पढ़ने वाले हैं 1909 का अधिनियम। इसे एक और नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। यहां पर मार्ले जो थे उस समय भारत मंत्री थे, भारत मंत्री थे, और मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय थे। मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इस अधिनियम के द्वारा, अब इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली जो इस अधिनियम की विशेषता थी वह थी सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान हम कहेंगे कि इसी अधिनियम से आया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है इसको समझ लीजिए जरा। तो जब जैसे किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित जाति या समूह के लोग निवास करते हैं और जब उसी जाति या समूह के व्यक्ति द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है और उसी समूह के लोग उस चुनाव में वोट देते हैं, तो उसे कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए किसी गांव में हम मान लेते हैं कि मुस्लिम जाति निवास करती है, तो उस गांव का जब चुनाव होगा तो वहां पर मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुस्लिम लोग ही उनको वोट करेंगे। तो इसी को कहते हैं हम सांप्रदायिक निर्वाचन। और सांप्रदायिक
निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। तो ये इस अधिनियम की पहली विशेषता थी। इसके बाद जो विधान परिषद है, विधान परिषद के कार्यों में पुनः वृद्धि की गई। इसके द्वारा जैसे वह विधान परिषद के कार्यों में पुनः वृद्धि की गई, जैसे वह बजट पर बहस तो कर ही सकती थी, इसके साथ ही साथ अब उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद जो इस अधिनियम की तीसरी विशेषता थी वह थी कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारी परिषद, मतलब जो कानूनों का निर्माण करती थी, उसमें किसी भारतीय को पहली बार शामिल करने की बात की गई। और ऐसे पहले भारतीय थे, वो थे सत्येंद्र सत्येंद्रनाथ सिन्हा, और इन्हें विधि सदस्य का हम कह सकते हैं कि पद इन्हें प्रदान किया गया था। इसके बाद हम अपने अगले अधिनियम पर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि नेक्स्ट अधिनियम क्या था। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पर चलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसका एक और अन्य नाम है निक्षेपण अधिनियम, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण अधिनियम। अब देखिए, इसके पहले जो एक घटना आती है 20 अगस्त 1917, इसमें जो ब्रिटिश सरकार है उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत में ब्रिटेन का उद्देश्य एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यानी यहां से अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत पर शासन करना चाहते थे। उन्होंने कह दिया था कि ब्रिटेन का एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो इसी के बाद यह अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919, और इसे निक्षेपण अधिनियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले इसने जो कानून बनाने के विषय थे उनको केंद्रीय एवं प्रांतीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में अलग अलग करके केंद्र का प्रांतों पर से नियंत्रण कम किया। सबसे पहले, इससे पहले जो था वो कानून बनाने की सभी शक्तियां केंद्र के पास थी, जिसके कारण से मतलब केंद्रों का प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। परंतु जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो उन्होंने केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया और
प्रांतों के ऊपर से केंद्र का नियंत्रण कम किया और इसी के द्वारा उन्होंने केंद्र को अपने विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की तथा प्रांतों को अपने विषयों पर शक्तियां बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसके बाद जो इसकी सेकंड विशेषता थी कि इसने प्रांतीय विषयों, जो ये प्रांतीय विषयों थे उनको पुनः दो भागों में बांट दिया। अब देखिए आप, इनको पुनः दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषय, उनमें से एक थे हस्तांतरित विषय, और एक थे आरक्षित विषय। यहां पर समझना है कि हस्तांतरित विषय में क्या होता था और आरक्षित विषय में क्या होता था। तो देखिए, हस्तांतरित जो विषय थे उनमें विधान परिषद की अनुमति ली जाती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि विधान परिषद की अनुमति उनमें ली जाती थी। जैसे जो विधान परिषद बनी थी, विधान परिषद जो बनी थी उनमें गवर्नर उनकी, हम कह सकते हैं कि सलाह या उनकी अनुमति ले सकते थे और इन कानून बनाने की प्रक्रिया में इन विषयों में विधान परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। परंतु जो आरक्षित विषय होते थे, इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर को था। मतलब वह इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में विधान परिषद से अनुमति नहीं ली जाती थी। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल हम कह सकते हैं कि गवर्नर को था। उसी की कार्यकारी परिषद कानून बनाती थी। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। और द्वैध शासन, जो यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द यूनानी भाषा के शब्द डाई आर्की से उत्पन्न हुआ है। डाई आर्की से उत्पन्न हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता जो थी कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीधे तौर पर निर्वाचन। पहले तो ऐसे ही होता था कि उन्होंने जिसकी इच्छा थी उसी को बना देते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई तथा भारतीय जो विधान परिषदें थीं उनमें द्विसदनीय व्यवस्था, हम कह सकते हैं दो सदन का गठन किया, जो थी लोकसभा एवं राज्यसभा। तो हम कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत में इसी अधिनियम के द्वारा आई थी। इसके बाद जो इसकी चौथी एवं नेक्स्ट विशेषता थी, फिर इसी अधिनियम की जो चौथी विशेषता थी वह थी कि इस अधिनियम के द्वारा ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग और सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
सिविल सेवक जो अभी आज अब वर्तमान समय में होते हैं आपके, जो यूपीएससी और पीएससी से बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति के लिए ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इसकी जो पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को, केंद्र सरकार का जो बजट होता था, केंद्रीय बजट को एवं राज्य बजट को राज्य बजट को अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया, और राज्य बजट बनाने की शक्ति जो है वो विधान परिषद, या हम कहेंगे कि उस समय जो विधान परिषदें थी उनको प्रदान की। तो ये था आपका 1900, हम कह सकते हैं कि 19 का अधिनियम। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पर चलते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अधिनियम पढ़ने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है और भारत के संविधान में इसने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह एक, हम कह सकते हैं कि यह एक उस समय विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां, हम कह सकते हैं कि 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। यह एक, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा विस्तृत दस्तावेज था। तो इस अधिनियम की विशेषताएं को देखते हैं। सबसे पहले कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली जो इस अधिनियम की विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में, हम कह सकते हैं कि केंद्र एवं, हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ही एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों हम कह सकते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया, इकाई के रूप में माना गया। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि केंद्र या भारतीय संघ, केंद्र और इकाइयों के मध्य इकाइयों के मध्य तीन प्रकार की, हम कह सकते हैं, सूचियां या कानून बनाने के लिए 3 प्रकार के विषय के रूप में बांटे गए। जैसे पहला था संघ सूची, संघ सूची, फिर था राज्य सूची, और उसके बाद था समवर्ती सूची। इसकी उस समय की संख्या, इस संघ सूची में उस समय 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे।
तो समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघ सूची पर केंद्र सरकार, या हम कह सकते हैं कि केंद्र कानून बना सकती थी, और राज्य सूची पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार कानून बना सकती थी, और समवर्ती सूची पर जो है वो हम कह सकते हैं कि दोनों कानून बना सकती थी। इसके साथ ही जो अपशिष्ट शक्तियां थी, हम कह सकते हैं कि कुछ अपशिष्ट शक्तियां भी थी। अपशिष्ट शक्तियां वह वायसराय को प्रदान की गई, वायसराय को प्रदान की गई। फिर इस अधिनियम की जो दूसरी विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। समाप्त, तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, केंद्र में द्वैत शासन। अब इसे समझ लीजिए कि केंद्र में द्वैत शासन कैसे प्रारंभ हुआ। तो देखिए, जो समवर्ती सूची थी उस पर दोनों ही कानून बना सकती थी, केंद्र और राज्य भी। तो इसी कारण समवर्ती सूची के विषयों को दोनों में हम कह सकते हैं कि बांटना पड़ा। तो इस प्रकार केंद्र में द्वैत शासन हम कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो इसकी तीसरी विशेषता थी कि इसने 1858 के भारत अधिनियम में जो भारत परिषद की संकल्पना आई थी, अधिनियम में जो भारत परिषद का हम कह सकते हैं कि गठन किया गया था, उसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट विशेषता पर चलते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता थी कि इसी के द्वारा देश की मुद्रा एवं वित्तीय साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई। इसलिए आप हमेशा पढ़ते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह 1935 में की गई थी, और वो इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम इसकी अगली विशेषता को देखते हैं। इसके बाद तो हम इसकी नेक्स्ट विशेषता देखते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा मताधिकार के क्षेत्र में वृद्धि की गई, और अब 10% हम कह सकते हैं जनसंख्या को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ इसकी जो अगली नेक्स्ट विशेषता है वह है कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत के लिए, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग तथा दो संयुक्त राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग
संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि 1937 में भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हम कह सकते हैं कि जिसके निर्णय संपूर्ण भारत में लागू होते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आज के समय में हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संकल्पना इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आई थी। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की पूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद एक जो अधिनियम अगला आता है वह आता है 1947 का अधिनियम, लेकिन वह हमारी राज्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। और आप इतना ही पढ़िए, इतने से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और हमारे जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ विधान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे।